कल हम लोग पढ़ रहे थे विलयन की सांद्रता को मापने की इकाई। तो कल हमने पढ़ा था नॉर्मलता और मोलरता। तो आज बात करेंगे मोलरता और मोल प्रभाज की। ये चारों कंसंट्रेशन को मेज़र करने की आपकी इकाइयाँ हैं जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। आपका हर एक टॉपिक, हर एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है, चाहे वो कोई भी कंपटीशन एग्ज़ाम हो, चाहे वो आपके बोर्ड का एग्ज़ाम। तो इसीलिए ध्यान से पढ़िएगा और कहीं भी दिक्कत हो तो प्लीज़ कमेंट में आप पूछ सकते हैं। अब टॉपिक है मेरा मोलरता। तो अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट डेफिनेशन की, तो एक लाइन का डेफिनेशन है कि 1000 ग्राम विलायक में मौजूद विलेय के मोलों की संख्या। क्योंकि यहाँ पे बात चैप्टर है विलयन, और विलयन दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, विलायक और विलेय से। विलेय जिसकी मात्रा कम होती है, विलायक जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है। बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप समझ गए होंगे। लेकिन अब आपको समझना है कि आपको यूनिट का ध्यान रखना है कि कौन सा यूनिट कहाँ पे अप्लाई हो रहा है, कहाँ पे विलेय का है, कहाँ विलायक का, ये आपको अपने माइंड में रखना है। अगर आपने एक डेफिनेशन को अच्छे से समझ लिया हुआ है, अगर आपने नॉर्मलता को समझ लिया है, तो आप मोलरता को आसानी समझ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ वहाँ पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट वेट है, यानी ग्राम तुल्यांकों की संख्या है, और मोलरता में नंबर ऑफ मोल्स है, और कोई दिक्कत नहीं है। अब अंतर आता है मोलरता में। मोलरता थोड़ा डिफरेंट है। मोलरता कहता है कि 1000 ग्राम विलायक में, 1 ग्राम विलायक का मतलब होता है कि जिसकी मात्रा ज़्यादा होता है, यानी आप एज अ वाटर कह सकते हैं। 1000 ग्राम विलायक में मौजूद विलेय के मोलों की संख्या। अब तो आपको ये पता होगा कि 1000 ग्राम विलायक में, तो ये हर में आपका हो जाएगा, यानी ठीक है। अंश-हर समझते होंगे आप लोग, क्योंकि इस क्लास का मुख्य उद्देश्य यही है कि एक यूपी बोर्ड के बच्चों को, क्योंकि उसमें पूरा आपका मैटर जो होता है वो हिंदी में होता है, ठीक है। तो हिंदी बताने का मतलब यही होता है कि वही डोमिनेट न्यूमरेट नहीं कोई करता, लोग अंश-हर बताते हैं। क्योंकि मेरा यही पर्पज़ है, तो मैं इसी पर्पज़ से बता रही हूँ कि उन्हें भी समझ में आए। तो उन्होंने क्या कहा है मोलरता में कि 1000 ग्राम विलायक में मौजूद विलेय की मोलों की संख्या। तो सिंपल सा चीज़ है कि विलायक, 1000 ग्राम विलायक है, मतलब विलायक का द्रव्यमान कह रहा है 1000 ग्राम। यूनिट समान होनी चाहिए, या तो आप यहाँ पे 1 किलोग्राम लिखिए। 1 किलोग्राम इसलिए क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। लेकिन जब आपने लिखा हुआ है कि विलायक का द्रव्यमान, आप तो यहाँ पे या तो आप 1 kg लिखिए या 1000 ग्राम लिखिए, लेकिन पूरी यूनिट समान होनी चाहिए। और जो इसका कॉन्सेंट्रेशन का जो यूनिट आएगा वो आएगा मोल पर kg। तो कह रहा है कि 1000 ग्राम विलायक में मौजूद विलेय के मोलों की संख्या, यानी विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। विलेय की मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, मैंने बताया था, पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे अणुभार, ठीक। ये हो गया आपका मोलरता। अब बात करते हैं मोल प्रभाज की। मोल प्रभाज क्या होता है? मोल प्रभाज होता है कि एक विलयन में किसी घटक विशेष का, एक एक लाइन को समझिए, एक विलयन में, एक विलयन आपका है कोई भी, कि किसी घटक विशेष, क्योंकि विलयन के 2 घटक होते हैं, विलायक या विलेय, तो दोनों में से कोई एक कह रहा है का मोल प्रभाज, किसी घटक विशेष का मोल प्रभाज। दोनों को एक साथ नहीं कर रहा है, कर रहा है अलग अलग, कि किसी एक घटक विशेष, यानी मान लीजिए मैंने लिया विलेय, तो किसी विलेय का मोल प्रभाज उसी घटक यानी विलेय के मोलों की संख्या तथा विलयन में उपस्थित सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात के बराबर होता है। यानी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, साइन में लिखा हुआ है N1/N1 + N2। तो अगर यहाँ पे आप बात करेंगे विलेय का मोल प्रभाज, तो विलेय का मोल प्रभाज जब बात आप करेंगे तो हो जाएगा सूत्र विलेय के मोलों की संख्या, जिसको N1 से दिखाया है मैंने, बटे विलयन में मौजूद दोनों घटकों के मोलों की संख्या, यानी विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। जो पूछ रहा है वो आपका अंश में रहता है, यानी विलेय का पूछ रहा है ना, विलेय का मोल प्रभाज क्या होता है, तो विलेय के मोलों की संख्या ऊपर रहेगा बटे दोनों, यानी विलेय विलायक दोनों के मोलों की संख्या। अब बात करते हैं विलायक का मोल प्रभाज। तो वही नियम यहाँ पे भी लगेगा कि विलायक का मोल प्रभाज होता है विलायक के मोलों की संख्या बटे विलेय प्लस विलायक के मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, ये फिर मैंने बताया हुआ, पदार्थ की मात्रा ग्राम में बटे अणुभार। चाहे तो आप वीडियो को रिपीट करके भी देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे आपको समझ में आए वैसे पढ़िए। एक फॉर्मूला आपका और है, मोलरता गुणे विलेय का अणुभार बराबर नॉर्मलता गुणे विलेय का तुल्यांकी भार। अगर कोई भी आपको दिया हुआ, मान लीजिए आपको H2SO4 ही दिया हुआ है, मोलरता दिया हुआ है, नॉर्मलता पूछ रहा है, ठीक है। बात को समझिएगा, मैंने यहाँ पर लगाया नहीं है, मैं आपको ओरली बता रही हूँ, उसको समझिए। मैंने मान लीजिए दिया हुआ है कि H2SO4 है, उसका मोलरता दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है, बस H2SO4 दिया है, मोलरता दी हुई है, नॉर्मलता पूछ रही है। 2 तरीके हैं लगाने के। एक होता है फॉर्मूला कि जो भी इसमें नोट नहीं किया, क्योंकि इसकी बात करता है फिलहाल, इसकी बात कीजिए। मोलरता गुणे विलेय का अणुभार, तो H2SO4 आपका विलेय है, तो उसका अणुभार कितना हो जाएगा आपका 98, 98।
मोलरता मान लीजिए दिया हुआ है कि 2m लिखा हुआ है, 2 लिख दीजिए बराबर नॉर्मलता पूछ रहा है तो नॉर्मलता को n मान लीजिए। विलेय का तुल्यांकी भार, तो मैंने बताया था कि अगर कोई भी अम्ल है उसका तुल्यांकी भार पूछ रहा है तो अम्ल को आप आयनित कर लीजिए, यानी जब H2SO4 को आयनित करोगे तो क्या आपको मिलता है 2H प्लस SO4 माइनस। तो फॉर्मूला ये कहता है कि अम्ल की क्षारकता होती है और क्षार की अम्लता होती है। इस चीज़ को नोट कीजिए कि अम्ल क्षारकता शो करता है। क्षारकता का मतलब होता है कि जितना हाइड्रोजन आयन वो दे रहा है, क्योंकि अम्ल है तो हाइड्रोजन आयन ही देगा, और अगर क्षार है तो वो हाइड्रोक्साइड आयन देगा। तो फॉर्मूला यही कहता है कि तुल्यांकी भार निकालने का होता है अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता या क्षार की अम्लता। अगर H2SO4 है तो वो वाकई वो अम्ल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो 98 बटे कितने हाइड्रोजन आयन निकाल रहा है वो 2, तो 98 बटे 2 बराबर 49। ठीक है, तो ये आपके चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट थे कंसंट्रेशन को मेज़र करने के यूनिट्स, मोलरता, नॉर्मलता, मोललता और मोल प्रभाज। कुछ और भी एक फॉर्मेलिटी भी फॉर्मलता करके भी है, बट मुझे नहीं लगता कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी इसको हम करवा देंगे। ये आपका चारों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए कॉपी में अपने, अच्छी तरह से उसको रिवाइज़ कर लीजिए, जितने भी क्वेश्चन आपको मिले लगा लीजिए। नहीं आ रहा फिर मैं कह रही हूँ कि आप उसको कमेंट में करके पूछ सकते हो, और इस पर जो भी न्यूमेरिकल होगा वो आप आगे की क्लास में लगेगा ही लगेगा, तभी आप लोग इसको एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा। थैंक यू।